नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे जीएसटी पाठशाला के नाम से हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें जीएसटी के जो अपडेटेड जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको हम डिटेल्स लेकर के आते हैं आपके पास में। और आज का हमारा जो स्पेशल वीडियो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर के है, पीएमएलए 2002 को लेकर के है। दोस्तों, जब हमारी सोसाइटी में किसी भी तरह की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उस क्राइम से निपटने के लिए या दोषी को सज़ा देने के लिए इंडियन पीनल कोड या फिर सीआरपीसी या अदर एक्ट के अकॉर्डिंग केस फ्रेम किया जाता है, केस चार्ज किया जाता है और दोषी को सज़ा दिलाई जाती है। लेकिन ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी से जिसमें कि अगर क्राइम करने का मोटिव अगर मनी हो, पैसा हो, तो उसमें एक स्पेशल एक्ट लाने की ज़रूरत गवर्नमेंट ने महसूस करी। और दूसरी, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जनरल असेंबली में जो पॉलिटिकल डिक्लेरेशन पास हुआ था उसको उसकी शर्तें भी फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट को पीएमएलए लाना कंपलसरी हो गया था। तो दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 लाया गया और उसके बाद में इसमें संशोधन भी किए गए। 2009 में भी संशोधन किया गया, 2013 में भी संशोधन किया गया। दोस्तों, सपोज कीजिए कि ए बी को कहता है कि मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा, आप सी का मर्डर कर दीजिए। अब यहां पे बी के पास में मोटिव क्या है मर्डर करने का? बी के पास में सी का मर्डर करने का मोटिव है 50 लाख रुपए। अगर बी सी का मर्डर कर देता है तो ए के द्वारा उसको 50 लाख रुपए मिलेंगे। अब बी ने सी का मर्डर कर दिया और उसने ए से 50 लाख रुपए भी ले लिए। अब वो बी 50 लाख रुपए लेकर के अपने घर पे तो जा नहीं सकता क्योंकि काफ़ी हैवी अमाउंट है। और घर वाले भी कहेंगे कि बेटा तुम ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे हो जिसमें इतना बड़ा अमाउंट आप अचानक से घर लेकर के आ गए, या ऐसा कोई तुम्हारा कोई बड़ा कोई जॉब भी नहीं है कि तुम इतना बड़ा अमाउंट लेकर के आओ। तो इस वजह से बी क्या करेगा? बी उस पैसे को अपने दोस्तों को दे देगा, अलग अलग टुकड़ों में बांट देगा। वो दोस्त उसको अपने बैंक अकाउंट में डालेंगे, बैंक अकाउंट में डाल करके बी को चेक दे देंगे और उस चेक से क्या करेगा? बी पैसा वापस अपने बैंक अकाउंट में ले लेगा। और बी के पास में जब वापस पैसा घूम के आ जाएगा तो बी इस पैसे को ज्वेलरी में, रियल एस्टेट में, डीमैट अकाउंट खुला करके शेयर मार्केट में और भी कई जगह पे वो उसको पैसे को इन्वेस्ट कर देगा। फिर उस इन्वेस्ट किए हुए पैसे से जो उसको मार्जिन मिलेगा, जो वो प्रॉफिट कमाएगा, उससे वो अपना नया घर, नया बंगला, गाड़ी वगैरह परचेज करेगा। तो दोस्तों, ये जो पूरा सर्किल चला है इसमें इन्वेस्टमेंट जो बी ने किया उसका सोर्स क्या था? उसका सोर्स वो मनी थी, वो टेंटेड मनी थी, वो डर्टी मनी थी जो उसको ए से रिसीव हुई थी। मर्डर करने की एवज में, क्रिमिनल एक्टिविटी करने की एवज में उसको वो पैसा मिला था। पीएमएलए एक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग को बताया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग में क्या क्या शामिल है। इस एग्जांपल को हम अभी और आगे कैरी करेंगे। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग में कोई भी ऐसी एक्टिविटी या ऐसी कोई भी प्रोसेस जो कि किसी क्राइम के प्रोसीड से संबंधित है या फिर उस क्राइम के जो प्रोसीड हैं उसका आपने कंसीलमेंट किया हो, उसका आपने पोजेशन लिया हो, एक्विजिशन किया हो, या आपने ऐसा किसी को विश्वास दिलाया हो, गलत विश्वास दिलाया हो कि साहब जो इन्वेस्टमेंट या जो प्रोसीड आपके पास में है, जो प्रॉपर्टी आपके पास में है वो अनटेंटेड है, तो ये जो सारी एक्टिविटी है, जो सारी प्रोसेस होगी वो मनी लॉन्ड्रिंग में मानी जाएगी। लॉन्ड्री का मतलब तो आप समझते हो, जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम लॉन्ड्री पे देते हैं, वो साफ़ होकर के आते हैं, फिर हम उस कपड़े का वापस यूज़ करते हैं। सेम उसी तरीके से जब डर्टी मनी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से आती है तो उसको अनटेंटेड करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए विभिन्न चैनल्स में उसको घुमाया जाता है और उसके बाद में उसको इंटीग्रेशन के थ्रू वापस से उस प्रोसीड को ऐसा बताया जाता है कि भैया ये मनी तो बिल्कुल क्लीन मनी है और ये मेरे लेजिटिमेट सोर्स से ही कमाई हुई मनी है। अब दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग की 3 तरह की प्रोसेस है जो अभी ABC का जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उसमें भी उस बी ने करी है। पहली प्रोसेस होती है प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट की प्रोसेस में जो क्रिमिनल होता है वो जो प्रोसीड होता है उसको अपने बैंक में पार्क करता है या फिर अपने दोस्तों को देता है। उसके बाद में अगली प्रोसेस आती है लेयरिंग की।
उसको मल्टीपल चैनल्स में डिवाइड किया जाता है, उसको घुमाया जाता है, अलग अलग लेयर्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। अब उसने बी ने जब अपना एग्जांपल में अपने खूब सारे दोस्तों को वो पैसे दिए, उन्होंने अपने अपने बैंक अकाउंट में उनको डाला, और उसके बाद में थर्ड प्रोसेस है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन का मतलब वापस वो पैसा एक जगह आकर के इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रोसेस में बी के दोस्तों ने पैसा वापस चेक के थ्रू या अदर प्रोसेस के थ्रू जो है बी को वापस दे दिया, तो ये इंटीग्रेशन की प्रोसेस हो गई। कई बार हो ये ज़रूरी नहीं कि ये जो प्रोसेस है ये पहले प्लेसमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो, उसके बाद में लेयरिंग का प्रोसेस हो और उसके लास्ट में ही इंटीग्रेशन का प्रोसेस आता है, ऐसा भी नहीं है। कई बार ये जो अनटेंटेड मनी होता है, जो डर्टी मनी होता है, ये ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है जहां पर काफ़ी ह्यूज डिफरेंस होता है आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में और मार्केट वैल्यू में। लाइक रियल इस्टेट, रियल इस्टेट में काफ़ी लोग जो है अपना अनटेंटेड मनी लगाते हैं, तो सीधा ही इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो जाता है, वहाँ पे प्लेसमेंट या अपना लेयरिंग वाला प्रोसेस नहीं होता है। तो दोस्तों पीएमएलए में 75 सेक्शंस हैं। 2009 में 2013 में इसको संशोधित किया गया था, और पीएमएलए में शेड्यूल्ड ऑफेंसेस भी दे रखे हैं। पीएमएलए 2002 जो एक्ट है उसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और क्लॉज वाई में शेड्यूल्ड ऑफेंसेस को बताया गया है, और शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के फिर 3 पार्ट कर दिए गए, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में क्रिमिनल एक्टिविटी है, जैसे इंडियन पैनल कोड की कोई एक्टिविटी हो गई, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसकी कोई गतिविधि हो गई, आर्म्स एक्ट की गतिविधियां हो गई, वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए जो कानून हैं उनसे जुड़ी हुई गतिविधियां हो गई। तो इनसे अगर संबंधित कोई अपराध होंगे तो वो नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोमेट्रिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की गतिविधियां भी पार्ट ए में ही शामिल है। और अगर पार्ट ए की कोई गतिविधि में अगर आप दोषी पाए जाते हो, तो चूंकि ये अपना शेड्यूल्ड ऑफेंसेस है, तो आपके खिलाफ पीएमएलए में कार्रवाई इनिशिएट की जाएगी। उसके बाद में आता है पार्ट बी। पार्ट बी में ये है कि इसमें पार्ट बी में जो ऑफेंसेस बताए गए हैं उसमें अगर 1 करोड़ की मॉनेटरी लिमिट को आपका ऑफेंस क्रॉस नहीं करता है तो पीएमएलए में आपके खिलाफ कोई प्रोसीड स्टार्ट नहीं हो सकता। यानी कि पीएमएलए में प्रोसीड स्टार्ट करने के लिए शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के पार्ट बी का अगर कोई क्राइम आपने किया है तो उसमें मिनिमम जो मॉनेटरी लिमिट है प्रोसीड स्टार्ट करने का वो 1 करोड़ रुपया है। और पार्ट सी में इंटरनेशनल जो ट्रांस बॉर्डर एक्टिविटीज़ हैं उनको शामिल किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पीएमएलए काम कैसे करता है। पीएमएलए को एप्लीकेबल या उसको एनफोर्स करवाने का जो काम है वो ईडी करता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है। और ईडी की मदद के लिए अलग अलग जो है कई अथॉरिटीज़ बनाई गई है, जैसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIU इंडिया करके। तो FIU इंडिया को बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या जो इंटरमीडिएरीज हैं उनके द्वारा जो भी अपने ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में उनको रेगुलर इंटरवल पे FIU इंडिया को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है। तो उनके बेसिस पे लगातार ये एक एनालिसिस या एक स्टडी ईडी के द्वारा की जाती है कि कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो इसमें फॉल करती है, और हम लोग जो है ईडी के द्वारा ईडी जो है उसके खिलाफ प्रोसीड स्टार्ट करें, एक्शन स्टार्ट करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें क्या पेनल्टी के प्रोविज़न हैं या फिर इसमें किस तरह की सज़ा के प्रावधान हैं। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि ये पीएमएलए एक्ट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। पहली बात तो ये, जैसे मैंने आपको बताया कि ए ने बी को पैसा दिया कि भैया सी का मर्डर कर दो, तो यहाँ पे सपोज मान लो बी मर्डर नहीं करता है, बी जो है वो डी को बोलता है कि यार, डी को सुपारी देता है कि डी के द्वारा मर्डर किया जाए, और डी ई के साथ में जाकर के मर्डर करता है, तो डी और ई इसमें और शामिल हो गए। तो ये जो पीएमएलए एक्ट है इसमें जो क्रिमिनल एक्टिविटी है ये उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी जो बंदा ऐसी एक्टिविटी में या तो एक्चुअली इन्वॉल्व हो, उसके ऊपर तो होनी ही होनी है, या फिर जो बंदा नोविंगली उनको असिस्ट करे, या फिर जो बंदा इसमें इंडल्ज हो इस एक्टिविटी में, या फिर किसी भी तरह की वो इसमें जानबूझ करके किसी तरह की पार्टी बनता है, जैसे कि ई इसमें पार्टी बन गया था। तो ये जो पूरी जो चेन है, इस पूरी चेन के ऊपर कार्यवाही स्टार्ट की जाएगी। और अगर पीएमएलए एक्ट में आपकी प्रॉपर्टी अगर अनटेंटेड, अगर आपकी प्रॉपर्टी टेंटेड साबित हो जाती है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस आपके खिलाफ अगर पुख्ता बन जाता है, प्रोसीड स्टार्ट हो जाता है और ये पाया जाता है कि साहब ये आपने पीएमएलए का वियोलेशन किया था, आपने जो क्रिमिनल प्रोसीड से जो पैसा कमाया है
वो डर्टी मनी था, तो अगर प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस केस में आपके ऊपर ये जो एक पहली बात तो जो प्रॉपर्टी होगी या जो प्रोसीड होगा उसका तो कॉन्फिस्केशन गवर्नमेंट के द्वारा किया ही जाएगा। इसके अलावा आपके ऊपर फाइन भी लगेगा और इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोसेस इसमें दिया हुआ है। अब बात करते हैं सर इम्प्रिजनमेंट का क्या सीमा होगा। तो इम्प्रिजनमेंट की जहाँ तक बात करें तो इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 3 साल से लेकर के 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है। और अगर नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड सब्सटेंस एंड साइक्रोमेटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 का अंतर्गत अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उस केस में 3 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। यानी कि नॉर्मल केसेस में 3 से 7 साल के प्रोविजंस हैं सजा के, और यहाँ पे 3 साल से लेकर के 10 साल तक के इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजंस इसमें दे रखे हैं। अगर हम ये मानते हैं कि हमारे खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसमें हमें बराबर से अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, या जो हमारी टेंटेड मनी, जो हमारी सही मनी थी, क्लीन मनी थी, उसी को डिपार्टमेंट जो है टेंटेड मान करके उसने ये प्रोसीजर फॉलो किया है, तो उसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल भी है, हम अपील भी फाइल कर सकते हैं और हियरिंग का हमें पूरा मौका दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये लाने का उद्देश्य यही था कि जो क्रिमिनल एक्टिविटी में, जैसे सपोज यहाँ पे बी ने जो मर्डर किया सी का, तो उस केस में आईपीसी या सीआरपीसी की सेक्शन जो 302 है या व्हाटएवर जो भी अलग सेक्शंस के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चार्ज उनके ऊपर लगाया जाता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग के हिसाब से उनको सज़ा दिलाई जाती है, तो वो एक अलग मैटर है। वो तो मर्डर का उन्होंने सज़ा दे दी, बट उस मर्डर करने की एवज में उनको जो पैसा मिला और उस पैसे से उन्होंने जो अपने इन्वेस्टमेंट खड़े किए या जो सुख सुविधाएं वो लोग ले रहे हैं, उनके ऊपर एक प्रॉपर लॉ नहीं था, और उसी लिए पीएमएलए 2002 को लेकर के आया गया। और इसके हिसाब से इसमें काफ़ी सारे जो है एक्शंस लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और कई देशों के साथ में भी इसमें भारत सरकार के द्वारा बायलैटरल एग्रीमेंट वगैरह भी किए गए हैं, ताकि यहाँ के अगर कोई लोग अपने इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्रीज़ में रखें, या फिर जो मैंने आपको बताया कि लेयरिंग का प्रोसेस, जैसे बी ने तो अपने ही दोस्तों में उस पैसे को घुमा दिया था, बट हो सकता है कि कोई इंडिया का कोई क्रिमिनल हो, वो जापान के बंदे को पैसा दे, जापान से पैसा दुबई जाए और दुबई से फिर पैसा वापस यहाँ पे इंडिया में आए, तो ये तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के हिसाब से पूरा पैसा घूम गया है। लेकिन यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बायलैटरल एग्रीमेंट किए हैं, एक अपना एशिया पैसिफिक का एक अलग टास्क फोर्स बनी हुई है, वो भी जो इन्फॉर्मेशन है आपस में शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्राज़ील, मॉरिशस, यूएस, श्रीलंका, इनके साथ में गवर्नमेंट के जो है एग्रीमेंट है, बायलैटरल एग्रीमेंट है कि एक दूसरे सरकारों को इन्फॉर्मेशंस जो है एक्सचेंज की जाती है इसके रिगार्डिंग, ताकि किसी भी कंट्री में अगर इस तरह का कोई ऑफेंस कोई बंदा करता है तो वो बच के ना निकले, और प्रोसीजर्स जो है कानून के हिसाब से फॉलो हो और उसे दंड दिया जा सके, उसकी जो प्रॉपर्टी है टेंटेड जो प्रॉपर्टी है उसको कॉन्फिस्केट करके, और जो भी इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजंस हैं वो फॉलो किए जा सकें। तो दोस्तों ये कुछ आज हम आपके पास से मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के प्रोविजंस आपको बताए हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में। और जीएसटी पाठशाला हमारी कंटिन्यू चल ही रही है, जिसमें जो अगला टॉपिक है आईटीसी को लेकर के आएगा, तो आप उसको भी देखिएगा। और हमारा ये आपसे कहना है कि अगर आप हमारी जीएसटी पाठशाला को कंटिन्यू देखोगे तो आपको ये लगेगा कि जो अपडेटेड जो प्रोविजंस हैं वो हम हमारे जो वीडियोस में शामिल करके चल रहे हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन से लेकर के कोई इश्यूज़ था, या फिर अब आने वाले टॉपिक्स में भी जैसे चाहे ई वे बिल को लेकर के कोई इशू रहे हों, तो हम अभी जो वीडियो बना रहे हैं उसमें बिल्कुल अपडेटेड मटेरियल हम लोग लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि डायनेमिक लॉ है और उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।